गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपको याद है कि हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 30 से आज स्टार्ट करेंगे 31 से। 31, ए होम केयर नर्स इज विजिटिंग ए फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम। एक होम केयर नर्स है जो कि एक फैमिली को पहली बार विजिट करती है, उस फैमिली के घर पे पहली बार जाती है। द 4 वीक ओल्ड इन्फेंट हैड सर्जरी फॉर एक्सेस ऑफ ब्लड। 4 वीक जो है का एक बच्चा है, एक इन्फेंट है जिसके अंदर सर्जरी हुई है एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लडर का। एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लडर मैंने कल भी बताया था और हम दोबारा से देखेंगे। एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लडर क्या है, ये मानना कि अब्डोमेन है किसी बच्चे का, और जब अब्डोमेन होता है तो अब्डोमेन के नीचे वाली बाल जब अच्छे से नहीं बनी होती है, नीचे वाली वॉल जब अच्छे से नहीं बनी होती है बच्चे के अंदर, तो जो ब्लडर है वो अब्डोमेन के बाहर निकल के आ जाता है, उसे ही हम एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लडर बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। क्रिएशन ऑफ द एन इलियल कॉन्डेट सून आफ्टर द बर्थ, और इस वजह से अब बच्चे का ब्लडर बाहर है, अब बच्चे का ब्लडर बाहर है तो वो अच्छे से यूरिथ्रा के द्वारा नहीं निकल पा रहा है यूरिन, और यूरिन सब जगह फैल रहा है। इसके लिए उसने क्या कर दिया है, एक इलियल कॉन्डेट बना दिया है, जो यूरिन है उसे डाइवर्ट कर दिया है इलियल में। इलियक जो है इलियोसिकल जो अगर मैं बात करूँ जो इलियम का पार्ट है वहाँ पर इसे क्या करने लगे, हम ड्रेन करवाने लगे। व्हेन द नर्स अराइव, जैसे ही नर्स पहुंची, द मदर एपियर टायर्ड, जो उसकी माँ है वो थकी हुई महसूस हो रही है, एंड द बेबी इज क्राइंग, और उसका बच्चा रो रहा है। आफ्टर एन इंट्रोडक्शन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बाय द नर्स। अब यहाँ आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद में सबसे अहम स्टेटमेंट आपका क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर कई क्वेश्चन हैं जो हमको समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है बेटा कि एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लडर का मीनिंग क्या है। तो हमने समझ लिया कि एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लडर का मीनिंग जो होता है वो सिंपल भाषा में हम समझे कि एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लडर का मीनिंग है यहाँ पर कि जो आपका ब्लडर है वो आपकी अब्डोमेन कैविटी से बाहर आ गया है, और मतलब लोअर अब्डोमेन के अंदर डिफेक्ट है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि देखो यहाँ पर जब आपका अब्डोमेन कैविटी, लोअर अब्डोमेन कैविटी अच्छे से नहीं बनी है, मतलब इसके अंदर जो लोअर अब्डोमेन कैविटी के नीचे अगर बात करें तो प्यूबिक बोन भी होती है, तो हो सकता है यहाँ पर प्यूबिक बोन भी ढंग से ना बनो, तो यहाँ पर डिफेक्ट साथ में देखने को मिल सकता है। प्यूबिक जो बोन है उसके अंदर डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल सकती है। पहला तो ये देखने को आपको मिल सकती है, कॉमन है ये। अच्छा, उसके बाद में एक कंडीशन और देखने को मिलती है एपीस्पेडियसिस में से या हाइपोस्पेडियसिस में से। कैसे याद रखोगे, ई फॉर एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लैडर और ई फॉर एपीस्पेडियस। एपीस्पेडियसिस जो कंडीशन होती है वो इस बच्चे के साथ में देखने को मिलती है जिस बच्चे के अंदर क्या दिक्कत है, एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लडर है। तो ये कंडीशन भी हमें देखने को मिलेंगे किसके साथ में, एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लडर के साथ में। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक जो है नर्स है जो कि फैमिली विजिट करती है और ऐसे घर में जाती है जहां पर बच्चे को क्या हो रखा है, सर्जरी हुई है एक्सेस्ट्रॉपी ऑफ ब्लैडर के लिए, और उसमें एक इलियर कॉन्टेट जो है क्रिएट कर दिया गया है, और उसके जो माँ है बच्चे की वो डरी हुई है, बच्चा रो रहा है, तो हम प्रायोरिटी स्टेटमेंट क्या करना चाहिए। टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, कि तुम डेली रूटीन में क्या करते हो उसके बारे में मुझे बताएं, कैसे केयर करते हैं। यू लुक टायर्ड, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या मतलब इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है, तुम मुझे थके हुए दिखाई दे। ऐसे करने से तो एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो हाँ या ना, जो कि हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जो कि हम कभी नहीं पूछते हैं पेशेंट से। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम द बेबी हैड ए बोटल। बोटल से हमारा कोई मतलब नहीं कि बोटल कब पी थी, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो इट लुक लाइक यू टू आर हैविंग ए बैड डे, कि उसे और डरा देना कि अरे ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम जो है आज तुम्हारे लिए दोनों के लिए बहुत बुरा दिन है। ऐसे ऐसे करके डराना नहीं है, ये पूछ रहे हैं उससे कि तुम डेली रूटीन में किस तरीके से केयर करते हो, डेली रूटीन क्या होता है। तो जो अपनी नॉर्मल जो है डाइवर्जन भी होगा इससे, और दूसरी चीज़ उसकी केयर के बारे में हम समझ भी पाएंगे कि एक्चुअल में वो कैसे केयर कर पा रहे हैं। अगर हमें कुछ लगेगा कि वो केयर में कोई दिक्कत कर रहे हैं तो हम उस केयर को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर हो सकता है आंसर नंबर फर्स्ट। और आंसर नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन्स। ये हाँ, ये हमें क्या करेगा, हमें मौका देगा उसकी बात को समझने के, पेशेंट अपनी बात रखेगा, और अगर उसमें कोई हमें मिस्टेक दिखती है उसकी डेली रूटीन केयर के अंदर तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं, उसके अंदर हम क्या करवा सकते हैं भाई, चेंजेज करवा सकते हैं। तो ये हमारा हो सकता है पहला 31 क्वेश्चन। इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32।
देखो बेटा, आपको कमेंट जरूर करना है अपने क्वेश्चंस का। अगर आपको बहुत बढ़िया से सीखना है और चीज़ों को अच्छे से आप क्लियर करना चाहते हैं तो एक चीज़ तो ये करें कि जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे उसका आंसर तुरंत जाके कमेंट बॉक्स में करें। आंसर गलत होगा या सही होगा इसकी परवाह किए बगैर करने हैं आंसर, क्योंकि अगर गलत होगा तो हम उस पर और ज़्यादा ध्यान देंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। तो कोशिश करें कि इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके हर बच्चे को करने हैं। आप जब कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है एक्टिव हैं, और एक्टिव हैं तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ आप लोगों के लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए आए। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अच्छा आंसर करें। द नर्स इज टीचिंग ए पेरेंट ग्रुप। एक जो नर्स है वो टीच कर रही है किसको? पेरेंट ग्रुप को टीच कर रही है। द रीजन फॉर अडेरिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और वो बता रही है कि क्यों जो है किसी बच्चे का आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करवाना चाहिए, इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए। What complication of the mumps is important for the adolescent to avoid? देखो बेटा, समझने की बात है, जब किसी बच्चे के अंदर मम्स होता है तो मम्स जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से एक्चुअल में क्या होता है, मेल में भी हो सकता है ये और फीमेल में भी हो सकता है। अगर मेल बच्चे के अंदर होता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन के रूप में ऑर्चाइटिस हो जाता है। ऑर्चाइटिस का मतलब है टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, और यहाँ पर टेस्टिस ही हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। तो क्या यहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन रुक सकता है क्या? हाँ, स्पर्म के प्रोडक्शन में बाधा आ सकती है, स्पर्म का प्रोडक्शन डिफेक्ट हो सकता है, ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा, फीमेल चाइल्ड। अगर मैं फीमेल चाइल्ड की बात करूँ तो फीमेल चाइल्ड में इसका कॉम्प्लिकेशन होता है ऑफेराइटिस। ऑफेराइटिस का मतलब होता है सर कि ऑफेराइटिस का मतलब होता है ओवेरी का इन्फेक्शन, और ओवेरी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो आपको पता है कि ये वही हैं, ओवेरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं जहां पर मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट का मैच्योरेशन होता है, यहीं पर जो है सेकेंडरी ओसाइट बन रहा होता है। तो अगर फीमेल में अगर मम्स का इन्फेक्शन होता है तो ये क्या उसकी ओवेरी को डिफेक्ट कर सकते हैं, और डिफेक्ट करेंगे तो क्या सेकेंडरी ओसाइट के प्रोडक्शन में दिक्कत हो सकती है? हाँ सर, सेकेंडरी ओसाइट इधर डिफेक्ट हो सकती है, और अगर मेल के अंदर ऑर्चाइटिस हो जाए तो इसके अंदर स्पर्म का जो है प्रोडक्शन डिफेक्ट हो सकता है। इस वजह से उसके अंदर जो है बांझपन आ सकता है, स्टेरिलिटी डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर जो दिक्कत क्रिएट होगी वो कौन सी होगी? स्टेरिलिटी। तो हमें रेगुलरली कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए मम्स के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर हम बात करें तो कौन से कॉम्प्लिकेशन बचाने हैं? तो स्टेरिलिटी को बचाना है, इसलिए हमें बच्चे के अंदर जो है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। ए नर्स इज परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन। एक नर्स है जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रही है, और कैसे बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है जिसको एक डिजीज है, वो क्या है? डाउन सिंड्रोम। अब समझें, मैंने जब फिजिकल एग्जामिनेशन न्यूबॉर्न का पढ़ाया आपको तो वहां पर बताया था, एक तो नेजल डिप्रेस्ड नोज, मतलब जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सैडल नोज। डिप्रेस्ड नोज या सैडल नोज की बात करें, सैडल नोज हो सकती है, या लो सेट ईयर, जो कि मैंने तुम्हें फोटो से भी बता दिए थे क्लास में। लो सेट ईयर की बात करके चलूं तो ये दोनों के दोनों जो फीचर हैं वो किसके थे? डाउन सिंड्रोम के से थे। तो डाउन सिंड्रोम में, और अभी हम जब कार्डियक सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे कि ए बी डिफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो प्रॉब्लम होती है वहां पर देखने को मिलती है, दोनों वाल्व के बीच में डिफेक्ट होता है, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। फॉर व्हाट एनोमली शुड द नर्स असेस द चाइल्ड। अगर एक बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है और उसके अंदर अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो कौन सी प्रॉब्लम उस बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है, ये पूछा गया है। बल्जिंग ऑफ द फंटेनल। बल्जिंग ऑफ फंटेनल हमें तब देखने को मिलती है जब आईसीपी बड़ा हो, हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन हो, तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। स्ट्रिप लोअर एक्सट्रीमिटी, स्ट्रिप हो, ठीक है ना, लोअर एक्सट्रीमिटी, तो ऐसा भी नहीं देखने को मिलता है। अब नॉर्मल हार्ट साउंड, हाँ हार्ट साउंड देखने को मिल सकती हैं क्योंकि हार्ट के अंदर डिफेक्ट मिलता है सर। अनयूजुअल पीपुलरी रिएक्शन, तो पीपुलरी रिएक्शन का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो अब नॉर्मल हार्ट जो साउंड है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं आपको। तो बढ़िया आंसर आपका जो हो सकता है यहाँ पर आंसर नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34। ए पेरेंट टेल द नर्स माई 9-month-old बेबी नो लॉन्गर हैज द सेम स्ट्रॉन्ग ग्रेप्स। मतलब एक पेरेंट्स हैं जो आते हैं और नर्स को बताते हैं कि उसके 9 महीने का चाइल्ड है, उसको जो है ना अब नो लॉन्गर, उसके अंदर पहले जितना ग्रेस्प था ना, हाथ को पकड़ने की जो क्षमता थी वो अब नहीं रही है। दैट वाज प्रेजेंट एट बर्थ, जो उसके बर्थ पे प्रेजेंट थी। अच्छा, नो लॉन्गर एक्ट स्टार्टल बाई लाउड नॉइज, ना बच्चा जो है लाउड नॉइज करते हैं तो वो स्टार्टल्ड होता है।
देखो दोनों चीज समझें, एक तो ग्रेप्स की बात कर रहा है, तो बच्चे के अंदर जब हाथ टच किया जाता है ना पाम के अंदर, जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी मुट्ठी बंधी रहती है, आपने देखा होगा बच्चे की मुट्ठी बंधी रहती है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग ग्रेप्स होता है बच्चे के अंदर जब बच्चा पैदा होता है एट बर्थ। बट 3 से 4 महीने पर ये गायब हो जाता है। हमने पढ़े भी हैं कि जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, जो एट बर्थ जो प्रेजेंट है ना वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, 3 से 4 महीने के अंदर लगभग गायब हो जाते हैं, कुछ को छोड़ के। स्टार्टल का मतलब क्या होता है? स्टार्टल का मतलब, स्टार्टल रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब बच्चे को जो क्या है लाउड नॉइज आती है तो उसकी वजह से उसकी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं उनका क्या होता है, अबडक्शन होता है और देन फ्लेक्शन होता है। अबडक्शन एंड फ्लेक्शन जो होता है उसे ही हम स्टार्टल रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये दोनों गायब हो जाते हैं भाई, वो नॉर्मल है, अगर गायब हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है। बट वो क्या कह रहा है, उसका पेरेंट्स कह रहा है कि भैया 9 महीने का बच्चा है और उसके अंदर ये जो है कम होने लगे हैं, क्या हाउ शुड द नर्स एक्सप्लेन दीज चेंजेस? तो क्या नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? उसे घबराहट हो रही है कि पहले तो बढ़िया था ये, अब गड़बड़ हो रही है। तो हमें समझाना है भाई ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आई विल चेक दीज रेस्पॉन्स बिफोर डिसाइडिंग हाउ टू प्रोसीड। तो चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर गायब हो रहे हैं तो बढ़िया बात है ना, ये तो तुम्हें घबराने की जरूरत क्या है। फेलियर ऑफ दीज रेस्पॉन्स में लीड रिलेटेड टू डेवलपमेंटल डिले नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए ये जा रहे हैं। एडिशनल सेंसरी स्टिमुलेशन इज नीडेड टू ऐड इन द रिटर्न, तो रिटर्न थोड़ी करवाना है ये। These responses are replaced by the voluntary activity at about 5 month of the age, कि voluntary activity के द्वारा ये क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। मतलब कि आप टच करने से डायरेक्टली नहीं करेगा वो ग्रेप्स, अब हमारी मर्जी होगी तो ग्रेप्स करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो मतलब ये जो चीज़ है वॉलंटरी में आ जाती है, वॉलंटरी एक्टिविटी में तब्दील हो जाती है। तो बढ़िया बोल रहा है कि ये जो एक्टिविटी है भैया 5 महीने के बाद में या 4 महीने के बाद में ये चेंज होने लगती है और वॉलंटरी एक्टिविटी में ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, आंसर नंबर 4 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। भाई अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एक बार हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे इस जो है सब्सक्राइबर बढ़ें और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो की कोशिश करें। 35 कहता है कि द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ द पेरेंट्स अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द इम्यूनाइजेशन वैक्सीन। एक नर्स है वो टीचिंग कर रही है, ग्रुप ऑफ पेरेंट्स है, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स बुलाए हुए हैं, उनके ग्रुप को जो है टीच कर रही है अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द इम्यूनाइजेशन वैक्सीन, कि वैक्सीन से जब हम इम्यूनाइजेशन करते हैं किसी पर्सन का तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। विच साइंस शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टेकिंग अबाउट एन इन्फेंट रिसीविंग HIV वैक्सीन। HIV मतलब हिव वैक्सीन। अगर हिव वैक्सीन देते हैं तो हिव वैक्सीन की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है, तो हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, बाकी कुछ नहीं देखने को मिलता ना, यूट्रिक एरिया जनरलाइज ये लेथार्जी वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता है, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 36, एन इन्फेंट इज रिसीविंग पेरेंटल थेरेपी। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है जिसे क्या चल रहा है, पेरेंटल थेरेपी चल रही है। द IV ऑर्डर आर 400 ml, उसे क्या देना है, हमें 400 ml देना है। 400 ml किसका देना है भाई, 400 ml उसे देना है, हमें 400 ml देना है डेक्सट्रोज 5 इन वाटर, 0.45% सोडियम क्लोराइड टू रन ओवर 8 आवर। मतलब समझ रहे हो, 8 घंटे में देना है, 400 ml देना है, 8 घंटे के अंदर देना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एट वॉट रेट शुड द नर्स मेंटेन द हावरली। अब तुम्हें हावरली पूछा है, मिनट नहीं पूछा है, तो सोचो बेटा कि मुझे पूछा गया है कि 8 घंटे में 400 देता हूं तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो 400/8, तो 8 विन जो 40, 50 ml, सीधा क्वेश्चन हो जाता है। जिस समय तरीके से मैंने तुम्हें कैलकुलेशन करवाई उस तरीके से विदाउट फॉर्मूला तुम करोगे, बढ़िया से हो रहा होगा आंसर। नहीं हो रहा है तो समझो बात को, मैं दोबारा बताता हूं क्या कहा है मैंने। सिंपल है, सुनना, मैंने सिंपल क्या कहा है इसमें कि भैया 400 ml को वो खुद कह रहा है कि 400 ml को तुम कितने घंटे में दोगे, 1 घंटे में। अरे तुम नहीं निकालते थे क्या पहले बचपन में कि अगर 20 पेन जो है अगर 150 के आए हैं तो 1 पेन कितने का है, तो एक कैसे निकालोगे, 150 में 200 का भाग दो, 20 का भाग दोगे और 1 पेन की वैल्यू निकल जाएगी। वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि 8 घंटे में तुम 400 देते हो तो 1 घंटे में कितना दोगे, 400/8, और 400/8 करोगे तो आंसर 50 ml आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी शब्दों में निकाल सकते हैं। बढ़े आगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बातें करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एन इन्फेंट हु हैज हैड डायरिया, एक बच्चा है जिसे क्या हो गया है, डायरिया हो गया है 3 days, 3 days, 3 दिन से चल रहा है। इज एडमिटेड इन द लिथार्जिक स्टेट एंड इज ब्रीथिंग रैपिडली, और वो जो बच्चा है वो सांस ले रहा है, तेज तेज सांस ले रहा है और लिथार्जिक कंडीशन के अंदर है। द पेरेंट्स स्टेट दैट द बेबी हैज बीन इंजेस्टिंग फार्मूला, कि बेबी को क्या दिया है, उसने फार्मूला दे दिया। आल्दो नॉट एज मच एज यूजुअल, इतना नहीं दे पाए जितना देना चाहिए, ठीक है। एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द सडन चेंजेस, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए चेंजेस के साथ में, ये जो अचानक से जो घटना घटित हुई है इसके साथ में। व्हाट एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स गिव द पेरेंट्स, उन्हें क्या समझाना है कि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इज अनस्टेबल इन यंग चिल्ड्रन, कि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होता है जो अनस्टेबल होता है यंग चिल्ड्रन के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है भाई, स्टेबल ही होता है, ठीक है ना। बट रेट जो है जब वो ज़्यादा होती है मेटाबॉलिज्म की, बस। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इज लेस, नहीं, प्रोपोर्शन जो होता है, अनुपात होता है, वो ज़्यादा होता है बच्चे के अंदर। रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन द चिल्ड्रन अंटिल दे रीच स्कूल एज, स्कूल एज तक नहीं, हमने 2 साल से ट्रेनिंग करवाना तो स्टार्ट कर देते हो, तो 2 साल के बाद में ट्रेनिंग आने लगती है, तो कहाँ रह गया रीनल फंक्शन, इमेच्योर। रीनल फंक्शन मैच्योर हो जाते हैं 2 साल के आसपास। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ द बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन अडल्ट, हाँ यही तो हम ऊपर वाले ऑप्शन में जब सेकंड नंबर ऑप्शन में पढ़े तो यही तो पढ़ रहे हैं कि उसकी एक्स्ट्रा फ्लूइड की जो रिक्वायरमेंट है पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो वो ज़्यादा है। माना कि 100 ग्राम में अडल्ट का लेता हूँ, समझो मेरी बात, टोटल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल बॉडी की अगर बात करें, दोनों में टोटल बॉडी में किसमें पानी ज़्यादा पाया जाता है, पूरी बॉडी में। तो सिंपल सी बात है ना यार, अगर अडल्ट की बात करें तो 70 किलो तो इसमें वेट ही होता है और 60% इसका पानी होता है, तो 42 किलो पानी पाया जाता है लगभग अडल्ट बॉडी के अंदर। तो अगर टोटल बॉडी वाटर की बात करूं तो टोटल बॉडी वाटर तो पानी जो है वो ज़्यादा पाया जाता है अडल्ट के अंदर देन बच्चों की तुलना में। बट मैं कह रहा हूं कि अगर 5 ग्राम का टुकड़ा काट लिए या 100 ग्राम टुकड़ा ले लिया जाए बच्चे में से और 100 ग्राम का टुकड़ा ले लिया जाए अडल्ट में से, तो पानी दोनों में से किस में ज़्यादा निकलेगा, तो पानी अब 100 ग्राम के टुकड़ा जो बच्चे से लिया गया उसमें ज़्यादा निकलेगा। प्रोपोर्शन में ज़्यादा होता है पानी बच्चे के अंदर, टोटल पानी ज़्यादा होता है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो इसने यूनिटी बोला है कि द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन अडल्ट, कि बच्चे में जो है पर यूनिट जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पानी की। तो आंसर यहाँ पर बढ़िया है क्वेश्चन नंबर 37 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 38। देखें साहब क्या कहता है 38, व्हेन एक्सप्लेनिंग द अकरेंस ऑफ फेब्राइल सीजर, कि फेब्राइल सीजर हो रहे हैं उस बच्चे के अंदर, उसके बारे में एक्सप्लेन किया टू पेरेंट क्लास। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड, कि दे मे अकर इन द माइनर इलनेस, हाँ छोटी मोटी इलनेस में भी आपको फेब्राइल सीजर देखने को मिल सकते हैं। ये कभी नहीं कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे के अंदर फेब्राइल सीजर आ रहे हैं तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कंडीशन हो सकती है। समझ रहे मेरी बात, नॉर्मल छोटी मोटी कंडीशन जब न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम होती है तो हो सकते हैं। द कॉज इज यूजली रेडिली आइडेंटिफाइड, नहीं, मैक्सिमम केसेस में फेब्राइल का सीजर जो है उनका पता भी नहीं होता है। द यूजली डू नॉट अकर ड्यूरिंग द टोडलर ईयर, कि ये टोडलर ईयर के अंदर नहीं होते हैं, तो ऐसा तो गलत है, ठीक है ना, हो सकते हैं। उसके बाद द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज ग्रेटर इन द फीमेल देन मेल्स, ऐसा भी नहीं है, बॉयज ज़्यादा अफेक्ट होते हैं देन फीमेल। ये हमें समझना चाहिए और इसका आंसर बढ़िया है, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट रहते हैं, कुछ भी इशू रहते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जब मेरा फ्री टाइम है तो मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो कांटेक्ट खुद को ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई, तो समझें इस बात को, लगातार टच में रहोगे, सीखते रहोगे चीज़ों को, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ए पेरेंट टेल द नर्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी, देखो तुम्हें पता भी होगा नॉर्थ साइड की डेट आ चुकी है, अगर अभी अब की बार भी नहीं हुआ तो समझो कब होगा फिर सिलेक्शन, हर बार लेट नहीं होना है। नॉर्थ साइड की डेट आ चुकी है, 11 सितंबर को आपका पेपर है, 26 सितंबर को आपका रिजल्ट है, तो आपको उसी बेसिस में अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए जिससे कोई दिक्कत ना रहे। फीवर फॉर सेवरल डेज हैज़ बीन वॉमिटिंग, एक बच्चा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और उसको फीवर है कई दिनों से और हैज़ बीन वॉमिटिंग, और वॉमिट कर रहा है। आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग ऑर्डर मेजर टू रिड्यूस द फीवर, व्हाट नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या करोगे,
प्रिवेंटिंग सिबरिंग, हाँ सिबरिंग जब करते हो तो कपकपी जब लगती है तो उससे मसल मूवमेंट होता है, और मसल मूवमेंट से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म आता है और गर्मी बढ़ेगी बॉडी के अंदर। अरे तुम सोचो ना, सर्दियों में तुम क्या करते थे, अपने हाथों को रगड़ते थे जब तुम्हें सर्दी लगती थी, तो हीट प्रोड्यूस होती है सिबरिंग से। सिबरिंग से अगर हीट प्रोड्यूस होगी, इस बच्चे को फीवर पहले से है, तो क्या फीवर बढ़ेगा या कम होगा, तो फीवर बढ़ेगा। तो प्रिवेंट करना है सिबरिंग नहीं हो उसके अंदर। रेस्टिंग ओरल फ्लूइड, ओरल फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब फीवर होगा तो फीवर के अंदर स्वेटिंग होगी क्या, हाँ सर स्वेटिंग होगी, तो फ्लूइड लॉस होगा, तो उसे फ्लूइड तो देना है। मेजरिंग आउटपुट हावरली, कि आउटपुट जो है हावरली जो है बच्चे के अंदर आपको मेजर करना चाहिए। हाँ हमें करना चाहिए, हाइड्रेशन लेवल को बताता है, पर ये फीवर को थोड़ी कम करेगा। ठीक है, अगला टेकिंग वाइटल साइन हाइवरली, क्या वाइटल साइन लेने हैं, हाँ वाइटल साइन भी लेने हैं क्या, बट ये फीवर को रोकेगा क्या, फीवर को रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, रिड्यूस द फीवर, व्हाट इज द एक्शन बताना है कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हो। तो फिर सिबरिंग को अगर रोक दें तुम, अगर किसी बंदे को सर्दी लग रही है उसे रोक दें तुम, तो क्या है, फीवर को रोक सकते हैं, क्योंकि सिबरिंग जब होगी तो वो बॉडी की मसल्स जो हैं वो हिलेंगी, और उसकी वजह से वहाँ पर हीट का प्रोडक्शन होता है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका लास्ट आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, देखते हैं। द नर्स ऑब्जर्व दैट ए 3-year-old चाइल्ड इज इन ए क्रेप, एक झूले के अंदर एक बच्चा है और 3 ईयर ओल्ड है, हैव ए क्लैम्प्ड जॉ, उसके अंदर क्लैम्प्ड जॉ है, एंड इज हैविंग टॉनिक क्लॉनिक। क्लैम्प्ड का मतलब है एकदम भींचा हुआ है, उसने भींच लिया अपने जबड़े को, और टॉनिक क्लॉनिक सीजर हो रहा है उसके अंदर। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस टाइम, अब झूले पे है तो गिरने के चांसेस हैं, झूले से गिरेगा बच्चा, अरे क्रिब से गिर सकता है क्या बच्चा, हाँ क्रिब से बच्चा गिर सकता है। तो अगर हमें सबसे पहला जो ध्यान रखना है, नॉर्मली एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वगैरह ये नहीं देना होता है, कोशिश करते हैं कि नहीं देते हैं जब तक सीजर कंप्लीट ना हो जाए। सबसे पहले जब सीजर आता है ना, तो पहली चीज़ होती है सेफ्टी करते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें बाद में करते हैं जब बच्चा जो है स्टेबल हो जाता है। सीजर क्योंकि ये सेकंडों में आता है, जैसे ही खत्म होता है सीजर उसके बाद में हमें ऑक्सीजन भी देनी है, हमें जो है उसको एयरवे को मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें बाद में करते हैं। जब सीजर आ रहा है, ड्यूरिंग सीजर क्या हमें सबसे पहले करना है, तो हमें सबसे पहले सेफ्टी पे ध्यान देना है। तो अप्लाई रिस्ट्रेंट नहीं करना है, कभी रोकते नहीं है, क्योंकि तुम पकड़ने की कोशिश करोगे उसकी बॉडी जो है हिल रही है, तो इसके अंदर फ्रैक्चर वगैरह होने के चांसेस होते हैं। ऑक्सीजन नहीं देना है। प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द सेल्फ इंजरी, हाँ कि उसको खुद को इंजरी ना हो, उससे बचाएं। या इंसर्ट ए प्लास्टिक एयरवे इन द चाइल्ड माउथ, जब बच्चे को सीजर आ रहा है तो किसी भी तरह का माउथ गैग वगैरह या कोई भी प्लास्टिक ईयर वगैरह कभी भी बच्चे के मुंह के अंदर नहीं डालते हैं, क्योंकि इससे टंग वाइट हो सकती है, उसके अंदर जो है उसके टीथ वगैरह को इंजरी हो सकती है, तो इंजरी के चांसेस होते हैं। तो ड्यूरिंग जब भी सीजर आए तो हमें किसी भी तरह का कोई भी जो है मैनेजमेंट नहीं करना होता है। जैसे सीजर, क्योंकि सीजर बहुत लंबे समय के लिए नहीं आता है, बहुत जो है कम समय के लिए आता है, फ्यू सेकंड्स के लिए आता है, तो उसके बाद में हमें ये सारी कंडीशन जो है फुलफिल करनी होती हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पर जो है सेल्फ इंजरी को बच्चे की को प्रोटेक्ट करना है। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर आंसर नंबर 3 होगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि आप पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लासों में। थैंक यू सो मच।